बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुमनाम हीरो के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, लाइक ज़रूर कर दिया करें, शुक्रिया। आइए चलते हैं कहानी की तरफ। तुम मुझे गिरफ्तार कराना चाहते हो, लेकिन तुम अभी तक महसूस नहीं कर सके कि जिसकी निशानदही पर तुमने जमालुद्दीन और उसके एक साथी को कत्ल किया है और मेरे घर पर छापा मरवाया है, वो शख्स अंग्रेज का मफरूर मुजरम नहीं, वो मेरा कैदी है। वो मेरी जंजीरें तोड़कर कहीं नहीं जा सकता। वो किसी भी वक्त तुम्हारे पाँव के नीचे से जमीन खींचकर मेरे पास आ सकता है। तुमने फिर कहानी को लंबा कर दिया है, मंसूर ने कहा। मतलब की बात करो। मतलब की बात ये है कि तुम्हारे DIG और IG तक को मैंने मनवा लिया है कि मेरा तल्लुक किसी जुराइम पेशा गिरोह के साथ नहीं, रानी ने कहा। लेकिन तुम अभी तक ये साबित करने की कोशिश कर रहे हो कि मेरा तल्लुक दहशत पसंदों के साथ भी है और जमालुद्दीन के गिरोह के साथ भी। अगर तुम कहोगे कि तुम ऐसा नहीं कर रहे तो मैं तुमसे ये पूछती हूँ कि आज शाम तुम अस्पताल में उस जख्मी को देखने क्यों गए थे? ये तुम्हारा केस नहीं, अब ये केस CIA के पास चला गया है। तुम मुझसे जवाब तलबी कर रही हो रानी, मंसूर ने पूछा और रानी का जवाब सुने बगैर बोला, तुमने जो कुछ भी कहा है वो बिल्कुल सही है। मुझसे ये तवक्को न रखो कि मैं तुम्हारे डर से ये कहूँगा कि नहीं रानी, मैं तो तुम्हारे खिलाफ कुछ भी नहीं कर रहा। जिस अंदाज से तुम बात कर रही हो ये चैलेंज का अंदाज है। मुझे चैलेंज करोगी तो मैं इसका अमली जवाब दूंगा। तुम अपने आप को सचमुच की रानी समझ बैठी हो, लेकिन पुलिस अफसरों की नजर में तुम एक मुखबर हो, तुम्हारा कोई सरकारी हैसियत नहीं। तुम्हें शायद मालूम नहीं कि हम जब अपने किसी मुखबर को लटकाने पर आ जाते हैं तो उसे उल्टा लटकाया करते हैं। मुझे धमकियां मत दो। तुमने किसी सौदे की बात की थी, वो सौदा क्या है? वो सौदा भी तुम्हारे फायदे के लिए है, रानी ने जवाब दिया। तुमने एक बड़े खतरनाक मफरूर कातिल, डाकू और जर्मनों के जासूस को पनाह दे रखी है। तुमने दहशत पसंदों के गिरोह को गिरफ्तार करा के और फिर डाकुओं के एक गिरोह को तोड़कर अंग्रेजों को ये बताया है कि तुम बड़े ही काबिल और दलेर इंस्पेक्टर हो और तुम DSP बनने के काबिल हो। ये सिर्फ मैं जानती हूँ कि तुमने बंदूक किसके कंधे पर रखी हुई है। तुम क्या समझते हो कि मैं अंग्रेज अफसरों को ये नहीं बता सकती कि तुम्हारे इन दो कारनामों के पीछे कौन सा खुफिया हाथ है? मैं तुम्हें कल शाम से पहले गिरफ्तार करा सकती हूँ। रानी की इस धमकी से मैं चौंक पड़ा। मंसूर ने भी कोई जवाब नहीं दिया था। अरुणा जो ऐसी जगह बैठी थी कि दर्द से मुझे नजर नहीं आती थी, दौड़कर रानी के सामने फर्श पर दो जानू हो गई और उसने रानी के दोनों हाथ पकड़ लिए। खुदा के लिए रानी, अरुणा ने इल्तिजा की, मुझ पर ये जुल्म न करना, मेरा सुहाग। कमरे में मंसूर की गर्ज सुनाई दी, अरुणा खड़ी हो जाओ। अरुणा डर कर उठ खड़ी हुई। मंसूर ने कहा, ये मत भूलो कि तुम किसकी बीवी हो। जहाँ बैठी थी वहीं जा बैठो। अरुणा उठी और थकी थकी सी चाल चलती उधर ही चली गई जिधर से आई थी। रानी, मंसूर ने कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं कहूँगा कि मेरे घर से निकल जाओ। सारी रात बैठी रहो, अपने घर में तुम्हें इज्जत से बिठाऊंगा, लेकिन ये सुन लो कि मैं वो कुछ कर गुजरूंगा जिससे तुम मुझे रोकने आई हो। मैं तुम्हें एक बार फिर याद दिलाता हूँ कि तुम्हारी कोई सरकारी हैसियत नहीं। अब बताओ सौदा क्या है? क्या तुम इससे इनकार कर सकते हो? मंसूर के मोहम्मद खान तुम्हारे पास है। रानी ने कहा, अगर वो तुम्हारे पास नहीं तो तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? हाँ, मुझे मालूम है वो कहाँ है, मंसूर ने कहा। आगे बोलो, उसे मेरे हवाले कर दो, रानी ने तहकमाना लहजे में कहा। ये हुक्म मुझे उस वक्त देना जिस दिन तुम पुलिस की IG बन जाओगी, मंसूर ने कहा। आगे बोलो, होश में आओ मंसूर, रानी ने उसी लहजे में कहा। उसने एक सांप को अपने कब्जे में रखा हुआ है। ये सांप तुम्हें डंक नहीं मारेगा, लेकिन सुपहरे तुम्हें जान से मारकर अपनी सांप को ले जाएंगे। मोहम्मद खान के पीछे मैं अपनी जान दे दूंगा, मंसूर ने कहा। और सुनो रानी, तुमने जो कुछ कहना था वो कह चुकी हो। मैं इस बहस को इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ाऊंगा। मैं तुम्हें बहुत सी बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात है जो मैं बता देना जरूरी समझता हूँ। तुम्हारे खिलाफ इस कदर शहादत मौजूद है कि तुम्हें अगर सजाए मौत न दी गई तो उम्र कैद जरूर मिलेगी। वो जख्मी जिंदा है और जिंदा रहेगा। कल शाम तक उसका इकबाल जुर्म कलम बंद कर लिया जाएगा। मैं तुम्हें कोई धमकी नहीं दे रहा और मैं तुम्हारे साथ कोई सौदा भी नहीं
नहीं कर रहा। अगर तुम इस तरह बात न करती जिस तरह तुमने की है तो शायद मेरे दिल पर कुछ और असर होता। मैं भी इंसान हूँ रानी, पत्थर नहीं। मेरा तुम्हारा बड़ा पुराना साथ है। मुश्किल ये है कि तुम शैतान की पुजारन हो और मैं इस खुदा को मानता हूँ जिसके कब्जे में मेरी जान है। तुम मुझे चैलेंज करने आई थी, मैंने तुम्हारा चैलेंज कबूल कर लिया है। मैं चाहूँ तो तुम्हारे खिलाफ झूठे मुकदमे खड़े कर सकता हूँ। किसी भी पुलिस इंस्पेक्टर के लिए किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा साबित करना कोई मुश्किल काम नहीं होता, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं ऐसी जोक नहीं मारूंगा। तुम्हारे खिलाफ सही मुकदमे और सच्ची शहादत मौजूद है। और रानी, ये दिल्ली है, बंगाल का बन मंदिर नहीं। वहाँ अंग्रेजों को तुम्हारी जरूरत थी, इसलिए तुम्हारे वो जुर्म बख्श दिए गए थे। अब तुम हिंदुस्तान के दारुल हुकूमत में बैठी हो। अंग्रेजों को जरा सा इशारा मिला तो वो तुम्हारी खिदमत को नहीं देखेंगे बल्कि वो तुम्हारे जुराइम का रिकॉर्ड देखेंगे। मंसूर बोलते बोलते चुप हो गया। मैं रानी के चेहरे पर एक तब्दीली देख रहा था। ऐसे लगा जैसे वो बैठे बैठे मजीद 7-8 साल बूढ़ी हो गई हो। उसकी आंखें मंसूर के चेहरे पर जमी हुई थी। उसने गर्दन घुमाई, छत की तरफ देखा, फिर उसका सर झुक गया। कमरे में इतनी गहरी खामोशी हो गई जैसे वहाँ कोई भी न बैठा हो। मैं समझ गया कि उसे मालूम हो गया है कि उसके खिलाफ ये तूफान खड़ा करने वाला मैं हूँ। वो मुझे मंसूर से मांग रही थी। उसका मकसद इसके सिवा और क्या हो सकता था कि वो मुझे पुलिस के हवाले करना चाहती थी। मेरे जी में आई कि मैं उस कमरे में चला जाऊं और अपना आप रानी को दिखाकर कहूं कि मुझे गिरफ्तार करा दो और इसके साथ ही मैं उसका गला घोंट दूं और उसकी लाश जमुना में फेंक कर दिल्ली से निकल जाऊं। रानी, मंसूर की धीमी सी आवाज ने मुझे ख्यालों से निकाल लिया। वो रानी से कह रहा था, तुम खत्म हो चुकी हो। क्या तुमने आईने में अपना चेहरा देखकर नहीं आई? मैं तुम पर तंज नहीं कर रहा। मेरी एक बात मान लो, शैतान के रास्ते से हटाओ। मंसूर ने हाथ उसकी तरफ बढ़ाकर कहा, घबराती हो तो मेरा हाथ पकड़ लो। खुदा की कसम सर आंखों पर बिठाऊंगा, पूरा साथ निभाऊंगा। शर्त ये है कि मुझे यकीन दिला दो कि तुम उस रास्ते पर आ गई हो जिस रास्ते पर मैं तुम्हें लाना चाहता हूँ। ये भी सुन लो रानी, मैं इस वक्त इंस्पेक्टर की हैसियत से नहीं बोल रहा और मैं उस आदमी की हैसियत से भी नहीं बोल रहा जिसे तुमने धमकियां दी हैं। मेरे खुलूस को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें भयानक अंजाम से बचाना चाहता हूँ। अगर वादा करो तो तुम्हारे खिलाफ जो शहादत इकट्ठी हो गई है मैं उसे उल्टा सकता हूँ। आजमा देखो रानी। कमरे में फिर सुकूत तारी हो गया। रानी का सर अभी तक झुका हुआ था और मंसूर का हाथ अभी तक उसकी तरफ बढ़ा हुआ था। रानी ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया। बल्ब की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। मैं ये देखकर हैरान रह गया कि रानी की आंखों में आंसू तैर रहे थे। उसने आहिस्ता आहिस्ता सर घुमाकर मंसूर की तरफ देखा और उसका बढ़ा हुआ हाथ अपने हाथ में लेकर अपने जानू पर रख लिया। मुझे वो रास्ता किसी ने कभी नहीं दिखाया, रानी ने रुंधी हुई आवाज में कहा। अब तो एक ही रास्ता है और वो रास्ता कब्र पर जाकर खत्म हो जाता है। मंसूर, मुझ पर एक करम करो, मोहम्मद खान मुझे दे दो। तुम अभी तक वहीं हो जहाँ से मैं तुम्हें अपनी तरफ बुला रहा हूँ। मंसूर ने रानी के हाथ से अपना हाथ खींचते हुए कहा, तुम्हारे दिल से इंतकाम का जज्बा अभी निकला नहीं। इंतकामी नहीं मंसूर, रानी ने कहा, ये कोई और जज्बा है जो तुमसे मोहम्मद खान की भीख मांग रहा है। रानी ने लंबी आह भरी और जज्बाती से लहजे में बोली, मोहम्मद खान मेरी जिंदगी है। मैंने कभी किसी से मोहब्बत नहीं की थी। मोहम्मद खान वाहिद आदमी है जो एक जादू की तरह मुझ पर गालिब आ गया था। मैं मोहम्मद खान को पुलिस के लिए नहीं अपने लिए मांग रही हूँ। कुछ और मांगो रानी, मंसूर ने कहा। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो भी मोहम्मद खान पकड़ा जाएगा। मैं दिल्ली में नहीं रहूंगी, रानी ने कहा। सुबह तुम मेरा बंगला खाली देखोगे। मेरे पास ऐसे जराए मौजूद हैं जो मुझे और खानों को ऐसा गायब करेंगे कि तुम्हारी पुलिस का पूरा महकमा हमें ढूंढ नहीं सकेगा। अगर मैं कहूं कि तुम जज्बात का धोखा देकर मुझसे मोहम्मद खान को ले जाना चाहती हो तो क्या ये गलत होगा? मंसूर ने कहा। तुम जो जी चाहे समझो मंसूर, रानी ने कहा। मैं हार गई हूँ। मैं अब सुकून से मरना चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि जब मैं मरने लगूं तो मोहम्मद खान मेरे पास बैठा हुआ हो। क्या मोहम्मद खान तुम्हारे पास है? वो जहाँ कहीं भी है तुम्हें नहीं मिल सकता, मंसूर ने कहा। और मैं इतना कच्चा भी नहीं कि उसे शहर के अंदर कहीं छुपा कर रखूंगा। वो शहर से थोड़ी ही दूर है। अगर मैं पुलिस इंस्पेक्टर की हैसियत से बात करूं तो मैं कहूंगा कि मोहम्मद खान मेरा ट्रम्प कार्ड है और अगर मैं मंसूर की हैसियत से बात करता हूं तो मोहम्मद खान मुझे सगे भाइयों से ज्यादा अजीज है। मैं मान लेता हूं कि तुम अपने जज्बात से मजबूर होकर मुझसे मोहम्मद खान मांग
मांग रही हो, फिर भी मैं उसे खतरे में नहीं डालूंगा। मैं कोई ऐसी कसम नहीं खा सकती जिस पर तुम एतबार करो। रानी ने कहा, अगर एतबार कर सकते हो तो मैं यही कहूंगी कि ये मेरे जज्बात का मुतालबा है और मैं इसके लिए जो कीमत कहोगे देने के लिए तैयार हूँ। खजाना मेरे आगे ढेर कर दो रानी। मंसूर ने कहा, मोहम्मद खान तुम्हें नहीं मिलेगा। हाँ मंसूर, रानी ने बड़े ही मगमूम लहजे में कहा, तुम ठीक कहते हो। मोहम्मद खान खजानों से ज्यादा कीमती है। एक बात कहूंगी मंसूर, तुम उसे इसलिए कीमती समझते हो कि उसने तुम्हारी तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं और आइंदा भी वो तुम्हारे काम आ सकता है, लेकिन मेरा मामला जज्बात का है। अगर मोहम्मद खान मेरे पास होता तो मैं कहती कि मेरी जान ले लो। मोहम्मद खान नहीं दूंगी। वो उठ खड़ी हुई। मंसूर भी उठा। क्या मैं उम्मीद रखूं कि तुमने अगर मुझे बचाने की कोशिश न की तो मेरे खिलाफ कोई शहादत नहीं लाओगे? रानी ने मंसूर से ऐसे लहजे में पूछा जैसे उसने हथियार डाल दिए हों। फिर कहने लगी, मैं मोहम्मद खान को दिल से उतारने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरे लिए शायद ये मुमकिन न हो। हाँ रानी, मंसूर ने उसके कंधों पर हाथ रखकर कहा, मोहम्मद खान को दिल से उतारने की कोशिश करो और ये कोशिश भी करना कि मोहम्मद खान को हासिल करने के लिए मेरे खिलाफ कोई ओछी हरकत न कर बैठना। रहा मामला तुम्हें बचाने या फंसाने का, तो ये सिर्फ मेरे इख्तियार में नहीं, तुम्हारी किस्मत का फैसला तुम्हारे ग्रोह का वो आदमी करेगा जो अस्पताल में जख्मी पड़ा है। अगर वो जिंदा रहा, और उम्मीद तो यही है कि वो जिंदा रहेगा, तो वो अपने जुर्म से इनकार नहीं करेगा और हो सकता है कि उसे सुल्तानी गवाह बना लिया जाए और वो तमाम निशानियां बयान कर दे। मुझे पता तो यही चला है कि डॉक्टरों ने उसके जिंदा रहने की जमानत दे दी है। रानी ने कहा। वो कुछ और कहने लगी थी, लेकिन एक आध लफ्ज मुंह से निकालकर चुप हो गई। मैंने देखा कि उसका चेहरा और ज्यादा मुरझा गया था। उसने मंसूर की तरफ ऐसी निगाहों से देखा जैसे वो रहम की तलबगार हो। उसने सर झुका लिया और बाहर को चल पड़ी। मंसूर उसके साथ गया और दरवाजा बंद करके वापस आ गया। मैं दौड़कर पलंग के नीचे चला गया। मंसूर कमरे में आया और बोला, आ जाओ खानू। मैं पलंग के नीचे से निकल रहा था कि मंसूर ने कहा, रानी थी, आओ तुम्हें बताऊं वो क्या कह गई है। मैंने सब सुन लिया है मंसूर भाई। मैंने कहा, मैं इस दरवाजे के साथ खड़ा था और मैं दर्द में से रानी को और आपको देखता भी रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है खानू? मंसूर ने पूछा। क्या वो वाकई तुम्हें इतना ज्यादा चाहती है? हाँ, मैंने जवाब दिया। मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था, लेकिन दरगाह में वो मुझे यूं अपने कब्जे में ले लिया करती थी जैसे माँ को अपना बच्चा बड़े अरसे बाद मिला हो। मंसूर भाई, रानी के चेहरे पर आपने बुढ़ापे के आसार देखे थे ना? कल परसों तक तो ये इतनी बूढ़ी नहीं थी। पुनः जब दिमाग को चढ़ जाते हैं और अपना आप दिखाने लगते हैं तो इंसान की यही हालत हो जाती है। मंसूर ने कहा, कल सुबह तक ये 60 साल की बुढ़िया नजर आने लगेगी। इस औरत में वाकई एक पुरस्कार ताकत थी। इसमें एक ऐसी मकनातीसी कुव्वत या दिलसमाती कुव्वत थी कि हलाकू और चंगेज खान अगर इसके सामने आ जाते तो वो इसके कदमों में सर रख देते। वो एक शैतानी कुव्वत थी खानू। ये कुव्वत जब जायल होने लगती है तो इसका रद्दे अमल बड़ा ही भयानक होता है। काला जादू चलाने वालों का अंजाम ऐसा ही होता है। बहरहाल हमें तुम्हारे मामले में ज्यादा मोहतात रहना पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि रानी इस घर पर छापा मरवा दे। मैंने कहा, मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ से निकल जाऊँ, कहीं ऐसा न हो कि आप फंस जाएं। हो सकता है, मंसूर ने कहा। कल मुझे कुछ न कुछ पता चल जाएगा कि रानी क्या कर रही है। मेरे मुखबर बड़े तेज हैं। वो रानी की एक एक हरकत पर नजर रखेंगे। मेरा ख्याल है कि मेरा डीएसपी और एसपी रानी की बात पर इतनी जल्दी एतबार नहीं करेंगे। ये अलग बात है कि उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका, लेकिन इन अंग्रेज अफसरों के दिलों में उसके खिलाफ एक शक पुख्ता हो गया है। मेरी जहनी हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे मैं एक पत्थर हूँ। रानी की इन बातों का और उसकी शिकस्त खोर्दगी का मुझ पर कुछ न कुछ असर जरूर हुआ था, लेकिन मैं उस असर को अल्फाज में बयान नहीं कर सकता। सिर्फ एक ख्याल आता था कि यहाँ से भाग जाऊं। रात गुजर गई। रोजमर्रा की तरह सुबह तलू हुई। मंसूर अपनी ड्यूटी पर चला गया। अरुणा घर के काम काज से फारिग हुई तो मेरे पास बैठ गई और हम रानी के मुताल्लिक पुरानी भी और नई भी बातें करते रहे। दिन इसी तरह गुजर गया। शाम हुई तो मंसूर का इंतजार शुरू हो गया। मंसूर 10 बजे के लगभग आया। हम इंतजार में थे कि वो आए और इकट्ठे खाना खाएं। अरुणा ने उसे कहा कि वो जल्दी जल्दी नहा ले, भूख से जान निकली जा रही है। ठहरो अरुणा, मंसूर ने यूं कुर्सी पर बैठते हुए कहा जैसे कुर्सी पर गिर पड़ा हो। कहने लगा, एक वारदात और सुनो। वो जख्मी
जख्मी मर गया है, लेकिन जल्दी ही पता चल गया उसे मारा गया है। अगर उसे कत्ल किया गया है तो रानी के सिवा उसे कत्ल कराने वाला और कौन हो सकता है। मैंने कहा, अब रानी हम पर वार करेगी। मुझे उम्मीद नहीं कि रानी हम पर वार करने के काबिल रहेगी। मंसूर ने कहा, पहली वारदात सुन लो। आज दिन के 3 बजे के लगभग एक नर्स नर्सों की वर्दी में उस कमरे में गई जिसमें जख्मी को रखा गया था। उसे खून लगा हुआ था। इस नर्स के पास इंजेक्शन वाली सिरिंज थी। जख्मी आंखें बंद किए बेहोश पड़ा था या सोया हुआ था। नर्स ने खून वाली नाली में सिरिंज की सुई दाखिल कर दी और इंजेक्शन देने लगी। जिस मरीज को ग्लूकोज या खून लगा हुआ हो, उसे कोई इंजेक्शन देना हो तो वो इस तरह दिया जाता है कि सुई उसके जिस्म में दाखिल करने की बजाय ग्लूकोज या खून की नाली में दाखिल कर दी जाती है। ये नर्स इंजेक्शन दे रही थी कि वो नर्स आ गई जिसकी ड्यूटी में ये कमरा शामिल था। उसने किसी और नर्स को देखा कि वो जख्मी को इंजेक्शन दे रही है तो उसने उस नर्स से पूछा कि तुम कौन हो और तुम्हें इस कमरे में किसने भेजा है। इंजेक्शन लगाने वाली नर्स ने सुई बाहर निकाल ली और कहने लगी वो इस अस्पताल में आज ही आई है और उसे सर्जन ने कहा है कि ये इंजेक्शन इस मरीज को लगाओ। ड्यूटी नर्स ने कहा कि ये कैसे हो सकता है, ड्यूटी पर तो मैं हूँ और एक बिल्कुल अजनबी नर्स को भेज दिया गया है। ड्यूटी नर्स को कुछ शक हुआ। नई नर्स बाहर चल पड़ी। ड्यूटी नर्स ने उसे रोक लिया और उससे पूछा कि ये तो बता जाओ कि तुमने कौन सा इंजेक्शन दिया है ताकि मैं मरीज के रिकॉर्ड में लिख लूं और मुझे अपना नाम भी बताती जाओ। मैं नहीं मान सकती कि सर्जन ने मरीज का रिकॉर्ड देखे बगैर एक नई नर्स को एक ऐसे मरीज को इंजेक्शन देने के लिए भेज दिया हो जो बड़ा अहम मरीज है और जिस पर पुलिस का पहरा है। नई नर्स का अंदाज बता रहा था कि वो खिसकने की कोशिश में है। ड्यूटी नर्स ने आगे होकर उसे रोक लिया। नई नर्स ने सिरिंज ड्यूटी नर्स को दिखाते हुए कहा कि ये लो, अच्छी तरह देख लो कि मैं ये इंजेक्शन देने आई थी। ड्यूटी नर्स ने सिरिंज उसके हाथ से लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो नई नर्स ने ड्यूटी नर्स की कलाई मजबूती से पकड़ ली और सिरिंज की सुई कलाई से ऊपर ड्यूटी नर्स के बाजू में बड़ी तेजी से दाखिल करके कहा, अब तुम्हें पता चल जाएगा ये कौन सा इंजेक्शन है। ड्यूटी नर्स पुरानी सर्विस की औरत थी। वो जख्मी के पस मंजर से भी वाकिफ थी। वो फौरन समझ गई कि ये जहर का इंजेक्शन है। जो ही नई नर्स ने सुई उसके बाजू में दाखिल की, इसने चीख मारी। इसके साथ ही नर्स का वो हाथ पकड़ लिया जिसमें उसने सिरिंज पकड़ रखी थी और अपना बाजू जोर से पीछे खींचा। कमरे से बाहर 2 पुलिस कांस्टेबल ड्यूटी पर बैठे थे। वो चीख सुनकर बड़ी तेजी से कमरे में गए। ड्यूटी नर्स ने इन्हें कहा कि इस औरत को पकड़ लो, ये नर्स नहीं, इसके हाथ में जहर का इंजेक्शन है। कांस्टेबलों ने उसे पकड़ लिया और सिरिंज उसके हाथ से ले ली। ड्यूटी नर्स ने अपने बाजू को इस जगह से जरा ऊपर से मजबूती से पकड़ लिया जहां इंजेक्शन की सुई लगी थी। वो चीखती चिल्लाती डॉक्टर की तरफ दौड़ी। वो जान गई थी कि उसे जहर का इंजेक्शन दे दिया गया है। डॉक्टर अस्पताल में मौजूद थे। इन्होंने ड्यूटी नर्स को फौरन इंजेक्शन दे दिए और उसे संभाल लिया। वो खुशकिस्मत है कि उसके जिस्म में जहर का मुश्किल एक ही कतरा गया था। ड्यूटी नर्स को चूंकि अपनी जान के लाले पड़ गए थे, इसलिए वो फौरन ना बता सकी कि उस औरत ने जख्मी को इंजेक्शन दिया है। डॉक्टर भी उसी को बचाने में लगे रहे। जब डॉक्टर जख्मी के कमरे में आए और उसे देखा तो वो मरा पड़ा था। जहर अपना काम कर चुका था। नई नर्स को सिरिंज समेत गिरफ्तार कर लिया गया। 2 घंटों के अंदर लेबोरेटरी वालों ने तहरीरी रिपोर्ट दे दी कि इंजेक्शन की सिरिंज में जो एक आध कतरा दवाई का रह गया था, ये बड़ा तेज जहर था। मैं इसीलिए देर से आया हूँ कि मकतूला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट देख लूं। पोस्टमार्टम फौरन किया गया। पता चला कि मकतूला के जिस्म में वही जहर पाया गया है जो सिरिंज में था। ये तो साफ जाहिर है कि जख्मी को रानी से मरवाया है। मैंने कहा, शायद ये औरत इकबाल जुर्म कर लेगी और बता देगी कत्ल रानी ने करवाया है। खाने के दौरान भी हम इस वारदात की बातें करते रहे। मुझे यही एक डर था कि ये वारदात अगर रानी ने कराई है तो आज ही रात वो हमारे खिलाफ भी कोई ना कोई कानूनी या मुजरमाना कार्रवाई जरूर करेगी। मैंने मंसूर को इस खतरे से आगाह किया। मैं और अरुणा सहन में सोएंगे, मंसूर ने कहा, और तुम खानू कमरे में सोना। अगर कोई खतरा हुआ तो मेरे इशारे पर ये खिड़की खोलकर निकल जाना। रात के 12 बज रहे थे जब हम सोने के लिए उठे। ऐन उस वक्त बाहर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मंसूर ने पहला काम ये किया कि कमरे की बत्ती बुझा दी। फिर उसने मुझे कहा कि वो दरवाजा खोलने जा रहा है। अगर कोई खतरा हुआ तो वो जोर से खांसेगा और मैं खांसी
सुनते ही खिड़की से कूदकर और इधर उधर देखकर निकल जाऊं, और अगर वो ना खांसे तो मैं इत्मीनान से कमरे में ही रहूं। अरुणा सहन में चली गई। मैं कमरे में मंसूर की खांसी के इंतजार में खड़ा रहा। मुझे दरवाजा खोलने की आवाज आई, लेकिन खांसी की आवाज न आई। मेरा दिल बड़ी जोर से धड़कने लगा। वक्त निहायत आहिस्ता आहिस्ता गुजर रहा था। कई मिनट गुजर गए। मुझे ये खतरा महसूस हुआ कि मंसूर को पकड़कर ही न ले गए हों या उसे खंजरों से ही मार कर न चले गए हों। मैंने फैसला कर लिया कि एक आध मिनट और इंतजार करूंगा, फिर मैं भागने की बजाय बाहर के दरवाजे की तरफ चला जाऊंगा। मैं मंसूर को किसी खतरे में नहीं डालना चाहता था। इतने में अरुणा कमरे में आई। उसने मुझे बताया कि कोई खतरा मालूम नहीं होता, वो किसी के साथ बातें कर रहे हैं। अरुणा भी मेरे पास ही थी कि दरवाजा बंद होने की आवाज आई। फिर मंसूर अंदर आया। उसने बत्ती जलाई। रानी भी गई। मंसूर ने कहा, कहाँ? मैंने पूछा। खुशकिस्मत थी कि बड़े ही भयानक अंजाम से बच गई, मंसूर ने कहा। उसने खुदकशी कर ली है। मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे कमरे में एक बम फटा हो और मेरे जिस्म के परखच्चे उड़ गए हों। फिर ऐसे लगा जैसे मेरा जिस्म बर्फ की तरह ठंडा हो गया हो। अरुणा की आवाज ने मुझे चौंका दिया। वो मंसूर से पूछ रही थी कि रानी ने क्यों और किस तरह खुदकशी की है। वो नर्स जिसने जख्मी को जहर का इंजेक्शन लगाया था वो नर्स नहीं थी। मंसूर ने बताया वो एक जुराइम पेशा औरत थी जो नर्सों के कपड़े पहनकर और जहर का इंजेक्शन सिरिंज में भरकर बड़ी दिलेरी से उस कमरे में गई जहां मकतूल बेहोश पड़ा था। वो जख्मी को पूरा इंजेक्शन नहीं दे सकी थी। फिर ड्यूटी नर्स ने उसे पकड़ लिया। तस्वर में लाओ कि ये औरत किस कदर दिलेर थी। उसने बचा हुआ इंजेक्शन नर्स को लगाने की कोशिश की, लेकिन जिस्म में एक आध कतरा ही गया और ड्यूटी नर्स को डॉक्टरों ने बचा लिया। इस औरत ने तशद्दुद के पहले मरहले में ही इकबाले जुर्म कर लिया और बताया कि उसे रानी ने इस काम के लिए 5,000 रुपया दिया था। इसका पूरा बयान लेकर रानी को गिरफ्तार करने के लिए डीएसपी खुद रानी के घर गया। उसके बेडरूम में गए तो रानी का बिस्तर खून से लाल था। उसका सर पलंग से नीचे लटक रहा था। फर्श पर एक रिवाल्वर पड़ा था। रानी मर चुकी थी। गोली उसकी एक कनपट्टी में दाखिल होकर दूसरी तरफ से निकल गई थी। रानी को पता चल गया होगा कि उसकी भेजी हुई औरत पकड़ी गई है और उसका मिशन नाकाम हो गया है। उसका मिशन ये था कि जख्मी को बयान देने के काबिल होने से पहले ही कत्ल कर दिया जाए। रानी के पलंग के करीब पड़ी हुई तपाई पर एक कागज पड़ा था। इस पर रानी ने सिर्फ इतना लिखा था कि मैं खुदकशी कर रही हूँ। ये जो आदमी अभी आया था ये मेरी ब्रांच का हेड कांस्टेबल था। मुझे यही इतला देने आया था। मुझे यूं महसूस होने लगा जैसे मैं हवा में उड़ा जा रहा हूँ और हर सू गुप अंधेरा है। ऐसे भी महसूस हुआ जैसे मेरे जिस्म से सारा खून निकल गया हो। अब घबराने की कोई वजह नहीं रही खानू। मंसूर ने मेरे सर पर हाथ रखकर और मुझे झंझोड़ते हुए कहा, खतरा टल गया है। मैं तो शुक्राने के नफल पढ़ूंगी। अरुणा ने कहा, अब मुझे चले जाना चाहिए मंसूर भाई, मैंने कहा और मुझे अपनी आवाज ऐसे लगी जैसे बड़ी दूर से आ रही हो। 2-4 दिन और खानू, मंसूर ने कहा। अब उम्मीद बंध गई है कि मैं तुम्हारा रिकॉर्ड साफ करा सकूंगा। नहीं मंसूर भाई नहीं। अचानक मेरे जिस्म में जान आ गई और मैंने बड़ी जानदार आवाज में कहा, मुझे जाने दो, खुदा के लिए मुझे जाने दो। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। ISI पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अपना ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी शुक्रिया।